महंगाई पर इनको हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई। प्याज कहाँ चला गया, टमाटर कहाँ चले गए हैं, दूध कहाँ तक पहुँच गया, सब्जी है, दालें, क्या करेगा इंसान? गरीब आदमी तो फंस जाएगा, बेचारा मर जाएगा। टमाटर 300 रुपए किलो है, प्याज 250 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो है। गरीब बंदा खाए तो क्या खाए? ये तेल महंगा करते जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है। अभी सुबह से बैठे हुए हैं, 1000 रुपए का काम नहीं किया, जो तेल डलवाते हैं वही पैसे वापस नहीं आते। 21,000 तनख्वाह है, 30,000 अखराजात हैं। जो चीज़ पहले 180 की थी वो 300-400 पे चली गई है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से भी और अपनी आवाम से भी कि खुदारा इन लोगों पे रहम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। सलमान आबिद साहब, अम्मार मसूद साहब, नवीद हुसैन साहब और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, कमज़ोर मुल्की मईशत सैलाब की तबाहकारियों के बाद शदीद दबाव में आ गई है। IMF से कर्ज मिलने के बावजूद रुपये की बेकदरी जारी है, डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। 1975 के बाद महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, पेट्रोल और बिजली मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया कि PTI की हुकूमत ने तय किए गए अहदाफ और वादों से इनहराफ किया और पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि पाकिस्तान में आइंदा साल भी महंगाई की शरह बरकरार रहेगी और अवामी सतह पर एहतजाजी मुजाहरों का खदशा भी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने महंगाई का एतराफ़ किया है, शर्मिंदगी का इजहार किया उन्होंने और 5 से 6 माह में महंगाई को कंट्रोल करने का दावा भी कर दिया। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हम सवाल रखें। अम्मार मसूद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी वजारत में महंगाई हो रही है, लेकिन IMF का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तय किए गए अहदाफ थे और वो जो उन्होंने वादे किए थे IMF से, उन्होंने इनहराफ किया, इसलिए ये महंगाई बढ़ी। अब जो मुल्क में महंगाई है, ज़ाहिर है करंट हुकूमत मौजूद है, आपके ख्याल में इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, इसकी सरासर जिम्मेदारी मेरे ख्याल में मिफ्ताह इस्माइल और वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी दलीलें देते रहें, लेकिन ये महंगाई जो है ये सुहाने रूह बनी हुई है लोगों के लिए। और जिस कदर कसीर बिजली के बिल आए हैं, जो आलमी मार्केट में प्राइसेस कम होने के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ये जो सब्जियों वगैरह की कीमतें हैं, ये एक अलहदा इशू है, क्योंकि सैलाब की वजह से 40% जो है फसलें ज़ाया हुई हैं और अभी ये एक हफ्ते डेढ़ तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी शख्स इस महंगाई को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल गलत करेगा। अवाम के जज्बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और अगर ये हुकूमत इसी महंगाई के साथ कुछ अरसा और गुजारती है तो अगला इलेक्शन इनके लिए बेइंतहा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि बयानिया नजरिया वो एक अलग बात है, लेकिन जब लोगों की जाती जिंदगी इतनी दुश्वार हो जाएगी तो उसके बाद लोग जो हैं इस तरह की पार्टी को कभी भी या इस तरह के अलायंस को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। दूसरी IMF के हवाले से जो आपने बात की है, वो जाहिर है अब खान साहब ने कुछ गलतियां की। जब उनकी हुकूमत जारी थी तो उन्होंने वो सारे अहदाफ जो दिए गए थे उसके बरखिलाफ एक काम किया था, उसका नतीजा हमें बहुत तकलीफ दे हद तक भुगतना पड़ा। ये जो करंट डिले है IMF के प्रोग्राम में और इसमें शराइत मजीद कड़ी हो गई हैं, ये बेसिकली उसी वजह से है कि हमने इन्हिराफ किया था IMF के प्रोग्राम से। और अगर ये सूरत हाल वो ना होती तो मेरे ख्याल में हमारे ऊपर इतनी कड़ी शराइत ना होती। फिर दूसरा, अभी जो IMF का प्रोग्राम हुआ है इससे हम संभलते संभलते कुछ बचे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा बचत नहीं हुई। इस दौरान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, शौकत तरीन साहब क्या कर रहे हैं, पंजाब और KP के वजीर खजाना के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये मामला जो है ना मुझे लग रहा है जी बिल्कुल वो यही कह रहे हैं। और हुकूमत ने वजारत दाखिला का आपने ऐलान सुना होगा कि वो इसका फोरेंसिक करवाने जा रहे हैं और फोरेंसिक करवा लें। अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो उसके बारे में उसको घर तक छोड़ के आए, करें अदालत में केस। ये तो बहुत गलत बात है कि अगर वजारत दाखिला कह रही है जी कि या और लोग कह रहे हैं और इतनी इंपॉर्टेंट एक तरफ से मुल्क के खिलाफ एक साजिश लगती है, अगर वो कहते हैं कि ये गलत बात है तो ये बहुत घिनौनी साजिश है उनके खिलाफ।
فوری طور پہ وہ بھی اس کے فرینزک کے لیے مطالبہ کریں عدالتوں سے، سپریم، ویسے تو ہر چیز پہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں بھی جانا چاہیے نا، کیونکہ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر انہوں نے کال کیا، اور بعض جگہ وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کال کی، اور اس کال میں نا سب سے خطرناک جملہ جو تھا وہ آپ نے بھی سماعت فرمایا ہوگا، وہ یہ تھا کہ اس سے تو اسٹیٹ کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا پہنچے گا تو، لیکن ہم پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ یہ کرنٹ سچویشن ہے، اور یہ بہت خطرناک سچویشن ہے، اور مجھے نہیں لگتا، ابھی بھی خان صاحب کا خطاب آپ سنوا رہی تھی، اور جبر، اور اس میں جو ہے وہ حقیقی آزادی لینا چاہ رہے تھے، مجھے نہیں سمجھ آتی حقیقی آزادی کس سے لینا چاہ رہے ہیں؟ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ دوسرا تھوڑا سا مجھے الوژن پہ بھی لگتا ہے کہ وہ کوئی ایک الوژن میں ہے، انہیں ریئلائزیشن نہیں ہو رہی گیون سچویشن کی۔ مثلا کہ یہ جو شہباز شریف کی، اب میں 1 منٹ اور لوں گا، یہ جو شہباز شریف کی آڈیو لگاتے ہیں نا، ویڈیو، کہ میں جو ہوں میں بیکاری تو نہیں ہوں لیکن ملک کے حالات ایسے ہیں، آپ کو ہمارا، یہ بڑی خان صاحب تنزن لگاتے ہیں، اور خان صاحب کو ذرا بھی یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ ان کی ساری عمر چندہ مانگتے گزری ہے، ساری عمر چندہ مانگا ہے انہوں نے، اپنی والدہ محترمہ کے لیے مانگا، تعلیم کی یونیورسٹی کے لیے مانگا، بہت اچھی بات، لیکن اگر کوئی شخص وطن کو بچانے کے لیے، ہاں لیکن اگر کوئی ملک کو بچانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ تو اس سے بڑا آدمی ہوا نا، اور انہیں یہ کرپشن، چور ڈاکو کرتے ہوئے ریئلائز نہیں ہو رہا کہ توشہ خانہ کا کیس ان پہ کھلا ہوا ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ان کے اوپر کھلا ہوا ہے، مالم جبا کا کیس وہاں پہ ہے، بی آر ٹی کا کیس وہاں پر ہے، اور کل جو خبر آپ نے سنی کہ پنجاب ٹیکس بک والا، کے پی کے ٹیکس بک میں 3 ارب 66 کروڑ روپیہ کھا گئے، اور کتابیں زیادہ چھایا کر دی، اور کچھ جو فری کتابیں دینی تھی وہ مارکیٹ میں بیچ دی۔ یہ اس پارٹی کے سربراہ کہہ رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے، یا صرف وہ تقریر بازی کر رہے ہیں۔ بالکل ظاہر ہے، یہ تو بڑا ہی المیہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک پہ۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، جس طرح عمار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں، واقعی ہماری جو سیاست ہے اوورآل، ہم کسی کی بھی بات کریں، کسی بھی جماعت، تمام سیاسی جماعتوں کی، تمام جو اس وقت ہمارا آدھے سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں، اور وہاں پر بحالی کا کام کرنے کی بجائے ابھی بھی ہم ایک دوسرے پر بیان بازی دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بگاڑ کر نام لے رہے ہیں، بات یہ کر رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اس پر بھی ہم کہتے ہیں جی جو پچھلی حکومت تھی یہ اس کا قصور ہے۔ آپ کے خیال میں اب جو اس وقت مہنگائی ہے، عام آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے، بل بھرے، وہ اپنے گھر کا راشن پورا کرے، پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ اس کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، ساری مہنگائی کا ذمہ دار تو ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو دانا لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کازز، اس کے پیچھے کیا ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت وقت جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے اپنی ذمہ داری سے۔ حکومت وقت کا جب وہ آتی ہے، حکومت وقت یا جو بھی حکمران آتے ہیں، ایسی صورت میں کولیجن گورنمنٹ کے پرائم منسٹر شہباز شریف، تو وہ جب آئے تو ان کو ان تمام چیزوں کا ادراک تھا، ان کو ان تمام چیزوں کا پتا تھا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے اوپر قرض کتنے ہیں، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ IMF سے فروری میں جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اس کی پاسداری ہم نے نہیں کی PTI گورنمنٹ نے، اور جس کی وجہ سے ہمیں ایک جھٹکا لگا۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل ملا کے ڈیٹس جو ہیں وہ $267 بلین بن جاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا جو ہے، یعنی کہ جو بیرونی قرضہ ہے، وہ $131 بلین ہے۔ تو ہماری اس حکومت وقت کو یہ بھی پتا تھا کہ تقریباً $136 بلین کے جتنا ہمارا روپیز کور میں ہمارا انٹرنل ڈیٹ ہے، جو آپ کے پیسے میرے پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے حکومت نے لیے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزوں کا علم تھا، اور شہباز شریف صاحب کو یہ بھی علم تھا کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں 60 سال میں پہلی دفعہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے، کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو کوئی ڈھکی چھپی بات تو تھی نہیں۔ اس کے بعد اگر حکومت ایکسیپٹ کی گئی ہے تو اس میں پھر ہم نے اپنے معروضاتی حالات میں، ہم نے اپنی ماحولیاتی حالات میں ایسے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ، کوئی شارٹ ٹرم میجر کہ جس میں کچھ عوام کو تھوڑا ریلیف ملے ہمارے دیے ہوئے حالات میں۔ دیکھیں، ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، وہاں تو ہے نا سوشل سیکیورٹی سسٹم، ہمارے پاس تو کوئی سوشل سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے۔ آج لوگ کھلے آسمانوں کے تلے پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی ریلیف ہے، بڑی مشکل سے اب تھوڑا ریسکیو ہو رہا ہے۔
10 दिनों से रोड रास्ते कटे हुए हैं, 3.5 करोड़ लोग आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, 1 मिलियन से ज्यादा घर खत्म हो गए हैं, तकरीबन 9 लाख जानवर हमारे ज़ाया। ये तमाम चीजें जो हैं ये हो रही हैं हमारे, और उससे पहले हमने इतनी किताबें छापी हुई हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मंसूबे, उसके हमने पूरी दुनिया में प्रचार किया हुआ है। हमने बताया हुआ है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक DDMA हमारा बना हुआ है, और DDMA के पास किश्तियां भी हैं, टेंट भी हैं, दवाइयां भी हैं, उनके पास बाकी ऐसे खुदाई के और बंद वगैरह और छोटे मोटे बरसात के नालों को बंद करने का वो भी है, इन्वेंट्री भी है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। NDMA का एक्ट बना हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि किस तरह प्रैक्टिस करनी है, PDMA ने क्या करना है, DDMA ने। तो जब सारी चीजों का उनको पता था, इल्म था, और ये इस वक्त जो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी वाला मामला नहीं है। महंगाई ने इतनी कम तोड़ दी है कि IMF 20% कह रही है, हकीकतन ये 45% पर पहुंच गई है महंगाई। लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, भूख मरे या रोड पर आके को मारे, और कोई तरीका उनके पास है नहीं अब। और इसी लिहाज से IMF ने कहा है कि इसमें हंगामे होंगे, इसमें लोग जो है सड़कों पर निकलेंगे। जी, ये हम भी कहते हैं कि ऐसे ही होगा, और इस सिलसिले में हुकूमत को लो हैंगिंग फ्रूट के लिए हुकूमत को ऐसे मेजर लेने पड़ेंगे। मैं खुद भी ऐसी तजावीज़ हुकूमत को देता रहा हूँ, मुझ जैसे बहुत सारे और लोग हैं तजावीज़ देते रहे हैं, जिसमें कि लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पर जल्द अज जल्द हमें चंद बिलियन डॉलर्स का आसानी से हम उसको कर सकते हैं। अगर आप आगे पूछेंगी तो मैं इसका सोल्यूशन भी पूरा बता दूंगा। ठीक है डॉक्टर, मैं सलमान आबिद साहब का कमेंट ले लूं। सलमान आबिद साहब, अभी बिजली पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है, आपके ख्याल में इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का जिम्मेदार कौन है? देखिए, पाकिस्तान में चाहे आज की हुकूमत हो या साबका हुकूमतें हों, ये जितना इस वक्त एक माशी रोड मैप है ना, हमारे यहाँ हुक्मरान तबके के पास नहीं है। अभी अम्मार मसूद साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ बड़े मासूमाना अंदाज में इस मुल्क को बचाने के लिए कर्जा ले रहे हैं। ये तो ऑडिट होना चाहिए पाकिस्तान में, जितना भी आज तक पैसा आया है वो किन की जेबों में गया है, आवाम की जेबों में गया या इन हुक्मरान तबकात की जेबों में गया है। एक बात आपको याद होगा, एक कर्ज उतारो मुल्क सवारों की कैंपेन है, उसका तो आज तक कभी किसी ने हिसाब ही नहीं दिया। और इमरान खान ने तो इदारों के लिए पैसे मांगे, वो इदारे आज चल रहे हैं, लेकिन जो रियासत पाकिस्तान ने, जो हुकूमत ने पैसे लिए वो कहाँ लगे हैं, इसका कोई हिसाब किताब भी दे दें हमें। ये जो मैं हमेशा से कहता हूँ, एक रूलिंग एलीट है इस मुल्क की, ये कर्जे जो हैं उनके लिए फ़ायदा देते हैं। ये जो आज सैलाब के लिए जो बड़ा बड़ा फंड बाहर से आएगा, ये आम आदमी तक नहीं पहुँचेगा, ये इस मुल्क की रूलिंग एलीट को फ़ायदा देगा। अब आप मुझे बताइए, जैसे अभी जमील साहब ने कहा, सबको पता था कि इमरान खान के दौर में माशी सूरत हाल क्या थी। उस वक्त तो हमें बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे थे, हसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें निकाले, हम आएंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। अब आपके पास रोड मैप क्या है, और मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? खुद शहबाज शरीफ ने कह दिया कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पैर बंधे हुए हैं, मुझे छींक मारनी हो तो IMF से पैसे मांगने पड़ेंगे, IMF से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो ये कह रहे हैं कि हम इतने बंधे हुए लोग हैं। तो भाई, जब आप इतने बंधे हुए लोग हैं, आपके पास कोई मुतबादल प्लान नहीं है, या मुझे बता दें IMF से निकलने का कोई रास्ता मिफ्ता इस्माइल साहब के पास हो। मिफ्ता इस्माइल साहब पिछले जब से हुकूमत आई है, हर चौथे दिन हमें कहते हैं कि जी 2 दिन ठहर जाए, 1 महीना ठहर जाए, 2 महीने, अब कहते हैं 1 साल ठहर जाए, 6 महीने ठहर जाए। आपके पास रोड मैप आपके पास नहीं है। अब आप कहीं जाके किसी इदारे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। मिफ्ता साहब कहते हैं कि जी अब कोई दुनिया में बैगिंग करने के लिए तैयार नहीं है, और 70 साल से हम बैगिंग कर रहे हैं। ये कोई आज की बात है? ये 22वां 23वां प्रोग्राम है ना IMF का। आप मुझे बताइए, आपके पास क्या अल्टरनेट प्लान था? वो इसहाक डार साहब के पास क्या प्लान था? इससे पहले जो फौजी अदवार के अंदर वजीर खजाना आए, या हुकूमतें आई, या सियासी हुकूमतें आई, इमरान खान समेत, किसने हमें निकाला इस सारे जंगल से? अब आप 46% जो है महंगाई का ग्राफ लेके चले गए। अब आप मुझे बताइए, 200-300 यूनिट की आपने बात की है, जरा निकालें जिन लोगों के घर AC नहीं चल रहे ना, उनका भी आपने 300+ यूनिट बिल भेज दिया। और ये एक ऐसा फ्रॉड किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जिसको किसी लोगों को समझ नहीं आ रही। यानी एक अजीब व गरीब मखमसे में आपने हमें डाल दिया है। आपके पास रेजोल्यूशन कोई नहीं है, आप निकालने के लिए लेके आए कि जी बताइए कैसे हमें 6 महीने ले लें हमसे, हम 6 महीने अपने पेट पे पत्थर बांध लेते हैं, 7वें महीने में यकीन हो कि आप हमें खुशहाली देंगे। आप हमें आगे कहते हैं, अब ये जो IMF के जिसकी आपने बात की है कि उन्होंने हमें बताया है, वो सिर्फ इमरान खान की वजह से बताया है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कोई माशी खुशहाली थी, माशी तरक्की थी, रोजगार के मौके थे, मुल्क तरक्की कर रहा था, ग्रीन इनकलाब आ चुका था।
اور بھائی اس دور میں بھی ہم یہی مہنگائی کا رونا روتے تھے, یہی بدحالی کا رونا روتے تھے. اس وقت تو عمران خان نہیں تھا. عمران خان نے جو بیڑا غرق کیا وہ اپنی جگہ, لیکن جو لوگ یہاں پر بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے, مجھے ابھی بھی یاد ہے, یہ کہتے تھے ہم عمران خان سے زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں, بالکل ہمارے پاس زیادہ صلاحیت ہے, ہمارے پاس زیادہ وزڈم ہے, ہمارے پاس زیادہ انٹرنیشنل کنیکشن ہے. وہ کہاں ہے انٹرنیشنل کنیکشن, کہاں کام آ رہے ہیں آپ کے, مجھے بتائیے نا. آپ کتنا لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں. آپ نے تو آئی ایم ایف سے ڈیل کی, سلاب آپ کے سر پہ تھا, آپ ان کے ساتھ یہ بات بھی نہیں منوا سکے کہ اس موقع کے اوپر لوگوں پہ پریشر نہ ڈالا جائے, لوگوں پہ دباؤ نہ ڈالا جائے. اس وقت ہم سیلاب کے بڑے بحران سے گزر رہے ہیں, یہ تک بھی آپ نے ان سے میرے پاس وقت ختم کی کمی کے باعث نوید حسین صاحب میں آپ سے بھی معذرت کروں گی. عمار مسعود صاحب, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اور سلمان عابد صاحب, آپ چاروں کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.